आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की काफ़ी मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके जो मुख्य विचार हैं, जो वित्तीय मानसिकता ये सिखाती है, उस पर कुछ नोट्स हैं। इरादा ये है कि इसके ज़रूरी सबक समझें, पैसे को लेकर इसका जो अलग नज़रिया है और ये आज भी इतनी रेलिवेंट क्यों है ना? और ये भी देखेंगे कि भाई किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है और शायद कहाँ थोड़ी कमी रह जाती है। किताब की शुरुआत ही बड़ी मजेदार है। कियोसाकी अपने दो पिताओं का जिक्र करते हैं, एक उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड करते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। और दोनों की पैसे को लेकर सोच, जीने का तरीका बिल्कुल अलग। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं, ये विरोधाभास क्या है। तो किताब उनके बचपन के अनुभवों पर ही है काफी हद तक। उनके अपने पिता यानी पुअर डैड, वो पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षित, सरकारी नौकरी में थे और उनका विश्वास था पारंपरिक शिक्षा में, कड़ी मेहनत में और नौकरी की सुरक्षा में। बिल्कुल। मतलब अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, जीवन सुरक्षित रहेगा, ये वाला माइंडसेट। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। वो जहां तक मुझे याद है 8वीं पास थे शायद। हाँ, औपचारिक शिक्षा कम थी, लेकिन वो एक सफल व्यवसायी बने, निवेशक बने। उनका जोर पारंपरिक शिक्षा पर नहीं था, बल्कि वित्तीय शिक्षा पर था, अच्छा। उद्यमिता पर, और सबसे जरूरी कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे ये सीखना। उन्होंने वो सुरक्षित नौकरी वाला रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपना बिजनेस खड़ा किया। तो पैसे को लेके सोच बिल्कुल अलग थी। हाँ, क्रांतिकारी थी उस वक्त के हिसाब से। पैसा एक टूल था, एंड गोल नहीं। यहीं से वो पहला सबक आता है जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड हमेशा नौकरी, सैलरी, प्रमोशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन्हीं के बारे में सोचते थे। बिल्कुल। मेहनत करो, तनख्वाह लो, जिम्मेदारियां पूरी करो, ये उनका फलसफा था। लेकिन रिच डैड का कहना था कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करना आपको फंसा देता है। हाँ, वो जिसे रैट रेस कहते हैं, चूहा दौड़। आप ज्यादा कमाते हैं, फिर ज्यादा खर्च करते हैं, फिर और कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर हमारे समाज में जहां अच्छी नौकरी ही सफलता है। कियोसाकी असल में उसी सुरक्षा की धारणा पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपकी पूरी जिंदगी आपकी नौकरी पर टिकी है, तो आप स्वतंत्र कहाँ हुए? आप तो अपने बॉस पर निर्भर हैं। सही बात है। तो उनका सुझाव है कि ऐसी संपत्ति मतलब एसेट्स बनाने पर फोकस करो जो आपके लिए इनकम जनरेट करे, चाहे आप उस वक्त काम कर रहे हो या नहीं। यहीं से असली वित्तीय स्वतंत्रता शुरू होती है। और यहीं पर वो दूसरा महत्वपूर्ण सबक आ जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना और वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। ये शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है किताब का। बिल्कुल। कियोसाकी इस पर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं कि स्कूल हमें हिस्ट्री, मैथ सब सिखाते हैं, लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है, निवेश क्या होता है, संपत्ति कैसे बनती है, ये नहीं सिखाते। हाँ ये तो है। वो कहते हैं कि अमीर और गरीब में एक बड़ा फर्क यही है। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब अक्सर देनदारियां मतलब लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति है। इसका कोई उदाहरण देंगे संपत्ति और देनदारी का? जरूर। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया घर जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या आपका बिजनेस जिससे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। और देनदारी वो है जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की किश्त, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो बड़ा सा घर जिसका लोन चुका रहे हैं पर उससे कोई इनकम नहीं हो रही। वो भी देनदारी है कियोसाकी के हिसाब से। मतलब अगर कोई बड़ी स्क्रीन वाला टीवी खरीदता है ईएमआई पर, हाँ, तो वो देनदारी बढ़ा रहा है क्योंकि हर महीने पैसा जा रहा है और टीवी की कीमत भी कम हो रही है। एकदम सही पकड़ा। लेकिन वही पैसा अगर मान ले जो है किसी म्यूचुअल फंड में लगाता, हाँ, या किसी छोटे बिजनेस में, तो वो संपत्ति निर्माण की तरफ एक कदम होता। बिल्कुल। कियोसाकी के अनुसार ज्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ये सिंपल सा दिखने वाला फर्क नहीं समझते या नजरअंदाज कर देते हैं। वो मेहनत की कमाई से ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं जो पैसा निकालती हैं, और फिर और मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वही चक्रव्यूह है। इससे निकलने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी पहला कदम है। इस समझ के बाद फिर आता है तीसरा सबक, निवेश का महत्व। ये सिर्फ पैसा बचाने से आगे की बात है ना? हाँ बिल्कुल। पुअर डैड का फोकस सेविंग पर था। पैसा बचाओ, बैंक में रखो, सुरक्षित। जो कि अच्छी बात है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि सिर्फ बचाना काफी नहीं है, महंगाई आपके पैसे की कीमत कम कर देगी। असली खेल है पैसे को काम पर लगाना, निवेश करना। सही कहा, बचत पहला कदम है, आखिरी नहीं। बिल्कुल। कियोसाकी कहते हैं कि बचाए हुए पैसे को ऐसी एसेट्स में लगाओ जो इनकम दे या जिनकी कीमत बढ़े। रियल एस्टेट हो सकता है,
स्टॉक मार्केट, अपना बिजनेस। या किसी और के बिजनेस में हिस्सेदारी। हाँ, वो भी। उनका एक दिलचस्प सिद्धांत है, अमीर पहले अपना एसेट कॉलम भरते हैं, फिर उस एसेट से जो इनकम होती है उससे अपने खर्चे और शौक पूरे करते हैं। अच्छा। जबकि आम आदमी पहले अपनी सैलरी से खर्च करता है, फिर जो बचता है उसे बचाने या निवेश करने की सोचता है। ये प्राथमिकता का ही फर्क है। हाँ, और लंबे समय में ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। यहाँ एक और बात आती है जो शायद इन सबसे भी ज्यादा गहरी है। चौथा सबक, आपकी सोच, आपकी मानसिकता वो पैसे से ज्यादा शक्तिशाली है। निश्चित रूप से ये शायद किताब का सबसे स्थायी संदेश है। कियोसाकी बताते हैं ना, कैसे पुअर डैड कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता। हाँ, और बात वही खत्म। बिल्कुल। जबकि रिच डैड पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, हाँ, समाधान ढूंढने पर। ये मानसिकता का फर्क है, एक डर और सीमा की, दूसरी संभावनाओं और समाधान की। रिच डैड जोखिम लेने से डरते नहीं थे, मतलब सोच समझकर जोखिम लेने से। कैलकुलेटेड रिस्क्स। हाँ, वो गलतियों को सीखने का मौका मानते थे। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है, शर्मिंदगी की बात नहीं। तो ये सिर्फ पैसे कमाने की तकनीक नहीं है, बल्कि अपने डर, अपनी शंकाओं को बदलने की बात है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये सोच जीवन के हर पहलू में काम आती है। अवसर पहचानना, चुनौतियों का सामना करना, लगातार सीखना, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं, एक बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है, ऐसा कुछ। हाँ, कियोसाकी यही स्थापित करते हैं, सीमित सोच तो सीमित परिणाम। इसी सोच से जुड़ा है पांचवा सबक, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। ये युवाओं के लिए खास लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो सलाह देते हैं कि करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरी चुनो जहां सीखने को मिले, भले ही सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। स्किल सीखो। जैसे कौन सी स्किल्स? जैसे सेल्स, बेचना सीखना, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, फिनेंस, अकाउंटिंग, लोगों को मैनेज करना, सिस्टम बनाना, ये सब स्किल्स भविष्य में बहुत काम आएंगे, चाहे आप बिजनेस करें या निवेशक बने। तो ये स्किल्स खुद में एक एसेट हैं। बिल्कुल। ये आपको पैसा बनाने के ज्यादा मौके देंगी, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक चीज में माहिर होकर ऊंची सैलरी ढूंढें। ये तो लॉन्ग टर्म सोचना हुआ। हाँ, अगले महीने के चेक से आगे की सोच, ये पारंपरिक करियर सलाह से अलग है, जो अक्सर बेस्ट स्टार्टिंग सैलरी पर फोकस करती है। कियोसाकी कह रहे हैं कि अपने स्किल्स का पोर्टफोलियो बनाओ। सही कहा। ज्यादातर लोग एक स्किल में माहिर होते हैं, इसलिए उन्हें नौकरी चाहिए। अगर आपके पास कई स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, तो आप खुद मौके बना सकते हैं। और छठा सबक जो इन सब से जुड़ा है वो है डर और आत्मसंदेह पर काबू पाना। हाँ, डर, पैसा खोने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फेल होने का डर। ये तो बहुत स्वाभाविक है, सबके अंदर होता है। स्वाभाविक है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि यही डर ज्यादातर लोगों को रोकता है, उन्हें सेफ खेलने पर मजबूर करता है। रिच डैड सिखाते हैं कि डर का सामना करो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और असफलता से सीखो। हाँ, उसे फीडबैक की तरह देखो, बेहतर बनो। इसी तरह आत्मसंदेह, क्या मैं ये कर पाऊंगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। ये भी बहुत कॉमन है। बिल्कुल। कियोसाकी कहते हैं आत्मविश्वास बढ़ाओ, छोटे कदम लेकर शुरू करो। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, हम अपनी इन भावनाओं को पहचाने कैसे और उन पर काम कैसे करें, ताकि वो हमें रोके नहीं। हाँ, ये सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ का भी गहरा सबक है। तो ये थे किताब के कुछ मुख्य सबक। अब जरा इसकी खूबियों और आलोचनाओं पर भी बात कर लें। सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खूबी है इसका सरल तरीका, कहानी कहने का अंदाज। दो पिताओं का वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को भी आसान और यादगार बना देता है। हाँ, बोरिंग टेक्स्ट बुक जैसी नहीं लगती, एक कहानी की तरह पढ़ी जाती है। बिल्कुल। और इसने लाखों लोगों को पहली बार पर्सनल फाइनेंस, निवेश के बारे में सोचने पर मजबूर किया। और ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है। अच्छी डिग्री, सुरक्षित नौकरी, ही सब कुछ है। ये पाठकों को पैसे, संपत्ति, स्वतंत्रता के बारे में बिल्कुल नए ढंग से सोचने पर मजबूर करती है। मानसिकता बदलती है। हाँ, और वो एसेट बनाम लायबिलिटी, कैश फ्लो के उदाहरण, वो इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। सोचने का एक फ्रेमवर्क मिलता है। ये तो हुई खूबियां, लेकिन आलोचनाएं भी हैं इसकी। बिल्कुल है, और उन पर ध्यान देना जरूरी है। पहली और सबसे आम आलोचना ये किताब ज्यादातर किस्सों पर आधारित है। इसमें ठोस स्टेप बाय स्टेप रणनीतियां या निवेश सलाह कम है। मतलब इसे पढ़कर कोई सीधा इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकता। भाई, उसे और स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होगी। ये क्या सोचना है ये बताती है, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है। अच्छा, और दूसरी आलोचना? दूसरी कि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स को शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है।
असल जिंदगी में रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक मार्केट ये सब ज्यादा जटिल हैं। और जोखिम भी ज्यादा है। हाँ, जोखिम है जिन्हें किताब कभी-कभी कम करके दिखाती हुई लगती है। कुछ आलोचक तो ये भी कहते हैं कि रिच डैड का किरदार शायद पूरी तरह असली ना हो। अच्छा, मतलब काल्पनिक हो सकता है। हो सकता है कि कियोसाकी ने अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए इसे गढ़ा हो, ये भी एक आलोचना है। और वो जोखिम कम दिखाने वाली बात, वो नए निवेशकों के लिए खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, इसे पढ़कर कोई जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी ना हो जाए। निवेश आसान नहीं है हमेशा। सही बात है। तो इसे प्रेरणा की तरह लेना चाहिए, गारंटीड रेसिपी की तरह नहीं। एकदम सही। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब आखिर है किसके लिए, किसे पढ़नी चाहिए? देखिए, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन स्टार्ट है जो पर्सनल फाइनेंस और निवेश में बिल्कुल नए हैं। और पैसे को लेकर अपनी सोच, अपना नजरिया बदलना चाहते हैं। जिसने पहले कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं, उसके लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। युवा, वयस्क, छात्र, उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की नींव रखने में बहुत मददगार है। एसेट, लायबिलिटी, कैश फ्लो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और उनके लिए जो 9 से 5 में फंसे हुए हैं। हाँ, जो लोग अपनी नौकरी से ऊब चुके हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और उद्यमिता, साइड हसल या पैसिव इनकम के रास्ते ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकती है। उन्हें ये विश्वास दिला सकती है कि नौकरी के अलावा भी तरीके हैं। हाँ, कि आय कमाने और संपत्ति बनाने के और भी रास्ते मौजूद हैं। लेकिन ये याद रखना होगा कि ये प्रेरणा है, पूरा एक्शन प्लान नहीं। पहले से फाइनेंशियली लिटरेट हैं, एडवांस स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शायद ही उतनी उपयोगी ना हो। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला, अगर पूरी बात को समेटे तो? निचोड़ ये है कि रिच डैड पुअर डैड कोई टेक्निकल फाइनेंस गाइड नहीं है। ये निवेश का मैनुअल नहीं है। ये मुख्य रूप से एक मानसिकता बदलने वाली किताब है, प्रेरणादायक किताब है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है पाठकों को सवाल पूछने पर मजबूर करना। हाँ, पैसे, शिक्षा, करियर, जीवन, इन सब के बारे में जो स्थापित मान्यताएं हैं, उन पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप वही कर रहे हैं जो सिखाया गया है, या अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं? और भले ही ये विस्तृत रणनीतियां न दे, पर एक मजबूत नींव रखती है वित्तीय जागरूकता की, लोगों को पहला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और पहला कदम ही अक्सर सबसे मुश्किल होता है। हमारे स्रोतों ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं। मतलब शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन, प्रेरणादायक, लेकिन इसे पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन का अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानना चाहिए। बिल्कुल, इसे पढ़ने के बाद और गहराई में जाना होगा। किताब का जो सार है कि अमीर पैसा के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसी से जुड़ा एक विचारणीय प्रश्न उठता है। वो क्या? हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो हमें अच्छी सुरक्षित नौकरी के लिए तैयार करती है, क्या वो हमें सच में वित्तीय रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी तैयार करती है? सोचने वाली बात है। या फिर वो अनजाने में हमें जीवन भर पैसे के लिए काम करने वाला एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए ही ट्रेन करती है? सही। शिक्षा का असल उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ नौकरी पाना या वित्तीय स्वतंत्रता समेत जीवन के बड़े लक्ष्य पाना? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।